डॉक्टर साहब, आप क्या सर समझते हैं कि पॉस्चरिंग तो दोनों तरफ से हो रही है? उसमें एक तरफ तो ये कहता है कि पोस्ट वॉर सिचुएशन जो है या वो पोजीशन जो है उस पे बात होगी, हम उससे पहले वाली पोजीशन पे बात नहीं करेंगे। यानी ईरान ये कहता है कि आबना हरमुज पे कंट्रोल हासिल हो चुका। जब हम मुज़ाकरात की मेज पे बैठे थे तो उस वक्त ये चीज हमारे हाथ में थी, तो ये हम वापस नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं कि इसको मुस्तहकम मिजाजी के तौर पे ईरान किस हद तक लेके चल सकता है, या कहां तक जाके ईरान को यह पोजीशन छोड़ना पड़ेगी? ईरान को ये पोजीशन तो छोड़नी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि कोई मुल्क ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हॉर्मोज का मुकम्मल कंट्रोल ईरान के हाथ में हो, और ये अगर ओमान के साथ मिलकर भी करता है तो भी ये मेरा ख्याल है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत ही, मैं समझता हूं कि एक अच्छी स्ट्रेटजी है। और ठीक है, और चीजों पर इन्हें कुछ ले दे करनी होगी, कुछ गिव एंड टेक करना होगा, लेकिन ये एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है जो ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ईरान के पास अब ये वसाइल भी हैं कि वो इसे अपना हॉर्मोज को ब्लॉक कर सके। अमेरिका के पास भी है, उसकी जो बहरी ताकत है वो ईरान से कहीं ज्यादा है, लेकिन ईरान के पास। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है कि दोनों तरफ से, यानी एक तरफ अपने 3 बहरी बेड़े लाके खड़े करना, तैयारा बरदार जहाज, 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स उसके ऊपर रखना, फिर हजारों की तादाद में अपने मरीन्स और पैराट्रूपर्स और फौजियों को वहां पे तैनात करना, और उनके साथ फिर डिस्ट्रॉयर्स रखना, और फिर न्यूक्लियर सबमरीन की दावेदारी करना, ये एक तरफ है। और दूसरी तरफ छोटी छोटी कश्तियों से इस पूरे इलाके का कंट्रोल हासिल करना। तो ये सूदमंद किसके लिए है? जी देखिए, जारियत है, अमेरिका की तरफ से खुली जारियत है। और ट्रंप ने तो कहा कि वी आर प्राउड टू बी पायरेट्स यानी कि वो फख्र महसूस करते हैं कि वो एक इंटरनेशनल वाटरवे में जहाजों को पकड़कर उनका माल, उनकी दौलत सब जब्त कर ले। तो ये तो खुलम खुला चोरी है। और क्या लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है? पायरेसी, जो एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है आजकल की दुनिया में, और जो खत्म हो गया था आज से कुछ 100 साल पहले। लेकिन अमेरिका इस पे तुला हुआ है, और जब तक ट्रंप को इलेक्शन में मार नहीं पड़ती तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो पीछे हटेगा, क्योंकि उसके पीछे जो इजरायली लॉबी है अमेरिका में वो तो पूरी तरह से डटी हुई है। और अब भी कोई ऐसे आसार नहीं है कि वहां वो इस अपनी गिरफ्त को कुछ कम कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि नवंबर में या नवंबर से पहले, जब ये पता चलेगा ट्रंप को कि अमेरिका के आम लोग इस जंग को कितना शदीद नापसंद करते हैं और उनको कितनी चोट लग रही है इस वक्त, उस वक्त तक ये अपनी जारियत जारी रखेगा। डॉक्टर साहब जी, आपसे इस बारे मौक़िफ़ जानना चाहूंगा। यही सवाल है कि ये कॉस्ट दोनों अतराफ में बर्दाश्त करने की सकत कहां तक है? एडमिरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका को बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन ईरान को भी बहुत महंगा पड़ रहा है, इसलिए कि अब तक कोई 13,000 टारगेट्स अमेरिकनों ने ऐसे हदफ उन्होंने उन पर हमला किया है। और हम देखते हैं कि तेहरान में और पूरे ईरान में हजारों इमारतें तबाह हुई है। कोई 2,500 ईरानी हलाक हुए हैं, जबकि अमेरिका का नुकसान माली तो हुआ है, खर्चा तो होता है बहरी बेड़े लगाने के लिए, उस पर जरूर आपको तेल खर्च करना होता है, बहुत कुछ उस पर खर्च करना होता है, लेकिन जाने उनकी कम गई हैं। कोई 18-20 और कोई 200-250 जख्मी हुए हैं। लिहाजा जो नुकसान ईरान को पहुंच रहा है वो बहुत ज्यादा है। ईरान के पास एयर डिफेंसेस भी नहीं है, या कम से कम बहुत कम है। लिहाजा ये तो ठीक है कि दोनों तरफ नुकसान हो रहा है, लेकिन
ईरानियों ने जो हिम्मत दिखाई है वो और किसी मुल्क ने मां सिवाय वियतनाम के ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई है। सुपर पावर का मुकाबला किया है। हम्म। सारे दूसरे अरब ममालिक अमेरिका के सामने लेट गए हैं, बल्कि उनके इत्तेहादी बन गए हैं। अमेरिका के फौजी अड्डे उन मुल्कों के अंदर हैं। और अब ईरान के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, जो सबसे बड़ा वसीला है, वो ये कि वो उन अड्डों के ऊपर हमला करेगा, इसलिए कि वहां अमेरिकन बैठे हुए हैं। और वैसे तो उनके मिसाइल अमेरिका तक तो नहीं पहुंच सकते, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी नहीं नुकसान पहुंचा सकते, लेकिन जहां जहां उनके मफादात हैं, जहां उन ऐसी कंपनियां हैं जिनके बहुत बड़े शेयर अमेरिका के पास हैं, तो फिर उधर वो हमला करेंगे। लिहाजा अब देखते हैं कि ट्रंप होश में आता है कि नहीं, कि उसकी जाहरियत में कोई कमी आती है कि नहीं। ना तो ये सिलसिला चलेगा और ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे तो फिक्र ज्यादा ईरान की है, अमेरिका को तो सिर्फ माली नुकसान हो रहा है। परवेज साहब, ये सर बताइए कि 4 सीज ऑप्शन की बात हो रही है या 4+1 की बात हो रही है कि जमीनी रास्ते भी बनाए जा सकते हैं इसकी तरसील के लिए, या 4 समुद्री रास्तों को मिलाया जा सकता है, एक मरकज बनाया जा सकता है और उस मरकज का नाम शाम बन के सामने आ रहा है। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये काबिले अमल है, या फिर ये एक सेकंड ऑप्शन हो सकता है? एक दिमागी इख्तरा तो है, लेकिन इसके ऊपर अमल मौजूदा दौर में नहीं हो सकता। फिल वक्त तो ये नहीं हो सकता, इसमें तो बहुत साल लगेंगे। इसकी अब तक तो कोई मंसूबा बंदी भी नहीं हुई है, किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हॉर्मुज का मसला है, ये उसके बहुत बाद की बात है। हाँ, अगर ईरान अगर ये कहता कि वही कंट्रोल करेगा हॉर्मुज को, तो फिर जीसीसी ममालिक उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन उसको अमली जामा पहनाना, ये तो शायद 10 साल की बात हो। आखिर इतनी जल्दी नए रास्ते नहीं तैयार हो सकते, कोई सुएज कैनाल तो आप नहीं बना सकते यहां पर। लिहाजा फिल वक्त तो ये एक मैं समझता हूँ कि ख्याली परवाज है। डॉक्टर साहब, मेरा इस ज़िमन में आपसे सवाल है, 7,000 किलोमीटर से जायद की बाउंड्रीज है ईरान की, मुख्तलिफ ममालिक के साथ लगती है, शाम के इराक के साथ भी, आज़रबाईजान के साथ भी, 900 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ भी, फिर दीगर हमसाया ममालिक और भी पड़ते हैं जिनके साथ लगती है। अब ट्रांजिट रूट एक पाकिस्तान ने दिया हुआ है ईरान को, इसी तरह ट्रांजिट रूट और भी लगे हुए होंगे। तो ये नेवल ब्लॉकेड ईरान के ऊपर किस तरीके से जो है वो प्रेशर डालने का हरबा हो सकती है, और दूसरा ट्रांजिट रूट ईरान को किस हद तक सहूलत दे रहे होंगे? ट्रांजिट रूट देखिए, जैसा कि एडमिरल साहब ने बताया, चाइना का तेल 37% या 40% वो तो ईरान से जाता है। और इसका कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि खुजरात पास तक एक पाइपलाइन बना दें। अलबत्ता अगर पाकिस्तान के थ्रू ये ऑयल पाइपलाइन होता, और गैस तो पहुंच गई थी बॉर्डर पे, बलूचिस्तान पे, अगर हम अमेरिका के दबाव में ना आते तो आज गैस हमें मिल रही होती, और तेल भी ईरान के लिए, ईरान के तेल के लिए एक जरिया मौजूद होता। ठीक, ये बात आपकी ठीक है कि नुकसान अगरचे पहुंच रहा है ईरान को, लेकिन उसके पास मुतबादल रास्ते तो काफी ज्यादा है। इराक तो खैर खुद ऑयल प्रोड्यूसर है, इराक को ईरान के तेल की जरूरत नहीं है। और जो दूसरे ममालिक हैं वो छोटे कंज्यूमर्स हैं जिनकी सरहदें ईरान के साथ मिलती हैं। अच्छा तो ये होता कि अगर ऑयल पाइपलाइन होता थ्रू पाकिस्तान, अगर वो खैर ना हो सका। अब तो ये है कि इस वक्त और कोई सूरत नहीं सिवाय ये कि हॉर्मुज खोला जाए, और यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त परेशान है और उसने इतनी बड़ी अपनी फौज वहां खड़ी की हुई है। और
हर रोज नई धमकियां मिल रही हैं, लेकिन ईरान डटा हुआ है।